चुनावी प्रचार खत्म होने के लिए महज 40 मिनट बाकी है, इसीलिए टेस्ट मैच ना खेलते हुए अगर 2020 खेला जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। आप कैमरा ऑन कर लीजिएगा, बहुत मिलने वाला है। यहाँ पर स्टेज पर मौजूद तमाम हमारे मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के मालेगांव के हमारे MLA मुफ्ती इस्माइल साहब, हमारे यहाँ के गोधरा के मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती हसन साहब, मौलाना चौधरी साहब, रशीद भाई, हमारे कॉर्पोरेटर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौलवी ताहिर साहब, हाजी हनीफ कलंदर साहब, हाजी इरशाद गंजी साहब, जनाब जाबिर रशीद साहब, सैयद जलालुद्दीन साहब, पप्पू भाई, फैसल सुनीला साहब, मोहतरमा हफ्सा बेन चिंतामन, मोहतरमा ताहिरा बेन मौलवी, जिन्हें बताया गया है कि मैडम माया नाम से जाना जाता है, हमारे एक नौजवान साथी है सुजल मुंशी, वो एक 5 मिनट में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात, जो मेरे बाजू जो शख्स बैठे हैं वो इस बात का यकीन है कि इस मुल्क के अंदर मोदी साहब ने ये कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हमारे भाई नत्थू भाई परमार साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ, नत्थू भाई देश में अच्छे दिन मोदी जी कब आएंगे पता नहीं, लेकिन हम और आप अगर साथ में आ गए तो SC समाज का, दलितों का और मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, इतना मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। मैं कल पिछले 2 हफ्ते दिल्ली के सड़कों के ऊपर, दिल्ली के गली मोहल्लों में MCD का इलेक्शन चल रहा है, वहां के महानगर पालिका का इलेक्शन चल रहा है, और उसकी जिम्मेदारी असद साहब ने मुझे सौंपी थी। दिल्ली में हम वैसे तो 250 सीटें हैं, मजलिस महज वहां पे 15 सीटें लड़ रही है। तो जब ये गुजरात के इलेक्शन का ऐलान किया गया, उसी वक्त दिल्ली के महानगर पालिका के इलेक्शन का भी ऐलान हो चुका था। असद साहब और मैंने फिर इस बात की चर्चा की कि साहब ऐसा होगा कि गुजरात भी हमें लड़ना है और MCD का इलेक्शन भी लड़ना है। असद साहब ने कहा कि दोनों भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने असद साहब को ये कहा कि आप ऐसा करिए, आप जाकर गुजरात में रहिए, आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला करिए वहां जाकर। दिल्ली के ये छोटे मोटे केजरीवाल को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। तो जब मैं दिल्ली छोड़कर कल मुझे असद साहब का हुक्म आया कि आपको यहां पर आना है, तो रात में मैं अहमदाबाद पहुंचा, और अहमदाबाद एयरपोर्ट से मेरी होटल तक महज 8 किलोमीटर का सफर था। लेकिन वहां पहुंचने में 45 मिनट दिखा रहे थे। पूरी रास्ते भर ट्रैफिक जैम थी, हर जगह के ऊपर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है? बोले आज मुल्क के वजीर आजम अहमदाबाद के अंदर पैदल दौरा कर रहे हैं। तो मैंने कहा यही जमहूरियत की ताकत है कि मोदी तुझे भी सड़क के ऊपर आना पड़ता है। मुल्क के वजीर आजम को भी ये एहसास है कि जिस आवाम ने मुझे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, अगर ये आवाम चाही तो मुझे दोबारा जमीन के ऊपर लेकर आ सकती है। यही हमारी जमहूरियत की ताकत है।
फिर सुबह हम गाड़ी से निकले अहमदाबाद से, तो जैसे ही गोधरा में हम आए तो एक पेट्रोल पंप के ऊपर बहुत रश देखने को मिला। बहुत सारी मोटरसाइकिलें वहां पर खड़ी थी और हर मोटरसाइकिल के ऊपर पंजे का यानी कि कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था। पूरे के पूरे पेट्रोल भराने के लिए आए थे। मैंने कहा ओ, एक साथ सबका खत्म हो गया। तो पता चला कि नहीं, 5 तारीख तक इनकी गाड़ी चलती रहे तो उम्मीदवार साहब ने सबको 2-2 लीटर पेट्रोल भराने के लिए दिया है। मैंने कहा आप ये समझ रहे होंगे कि 5 तारीख तक आपके पेट्रोल से गाड़ी चलेगी, हो सकता है इतना पेट्रोल तो आपने भरा दिए होंगे, लेकिन यही पेट्रोल से आपको 5 तारीख के दिन पता चलेगा कि मांझा तुम्हारा रहेगा और ये सब के सब पतंग हमारी उड़ाने वाली है। पूरे के पूरे इंशाअल्लाह आप देखिएगा, ऐसी गैबी ताकत हमको लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बताया हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब ने, हमारे मुफ्ती हसन साहब ने, चौधरी साहब ने, मौलाना साहब ने भी बताया कि नहीं, मुफ्तियों का क्या काम है, ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। कई लोगों ने हमसे ये पूछा कि आप अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर महज 13 सीटें लड़ रहे हैं। ये सवाल हमको दिल्ली में भी पूछा, एनसीडी के अंदर तो 250 सीटें हैं, तुम तो 10% भी नहीं लड़ रहे हैं, महज तो 15 सीटों के ऊपर लड़ रहे। अगर समझो 15 के 15 आ भी गए तो क्या कर लेंगे। वही सवाल हमको गुजरात में कर रहे हैं कि अगर 13 के 13 आ भी गए तो क्या कर लेंगे। मैं बोला तुम 13 की बात कर रहे हैं, मेरा शायद तो इतने सालों से लोकसभा के अंदर अकेला रहता था। क्या कर लेंगे तुम। तो जो लोग ये कहते हैं कि एक अकेला क्या कर लेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इतने सालों से आप लोग देखते आ रहे हैं, वो अकेले ही रहते हैं और अकेले रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सामने चाहे नरेंद्र मोदी बैठे हो, अमित शाह साहब बैठे हो, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो
उनकी आंखों में आंखें डालकर आपके मुद्दों का, आपके सवालों को वो खड़ा करते हैं। तो मेरे मन में ये सवाल आता था कि आखिर असदुद्दीन अवैसी साहब को इतनी ताकत कहां से मिलती है। आखिर 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ कांग्रेस वाले बैठे, असद साहब जब भी खड़े रहते कोई ना कोई नारे लगाता, कोई ताने कसता, असद साहब के बारे में कुछ ना कुछ बैठे बैठे बोलते रहता। मैं जब पार्लियामेंट के अंदर गया तो मुझे इसका जवाब मिला, असदुद्दीन अवैसी साहब को कहीं से अगर ताकत मिलती है तो यहां से ताकत मिलती है मेरे भाई, ये आप लोगों के पास से ताकत मिलती है। हमारे मौलाना चतुर्वेदी साहब ने कहा कि अब असदुद्दीन अवैसी साहब एक नहीं है, दो है। मैं मौलाना साहब आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, ये दो सिर्फ आपको गिनने के अंदर लगते होंगे, हमारा गणित कुछ अलग है। हम एक और एक दो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले खुद मानते हैं कि ये एक और एक इनका गणित ऐसा है कि ये 11 की ताकत रखते हैं। और अब जब असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं और सामने से अगर कोई भाजपा वाला, कोई कांग्रेस वाला अगर कुछ ताने मारता है, कुछ नारे लगाता है, तो इम्तियाज जलील असद भाई के पीछे बैठते हैं और असद साहब को कहते हैं कि असद भाई आप बोलते रहिए, और सामने वाला अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता मैंने चल बैठ बे बैठ। ये आज अगर हम अपनी क़यादत अगर खड़े करते हैं तो आज उसका कैसा फर्क होता है। लोग कहेंगे कि क्या कर लेंगे, पूरे महाराष्ट्र से मुफ्ती साहब बता सकते हैं आपको, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी और पार्टी का नहीं। कोई ना टिकट देती है ना तुम्हें जिताने का फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक एमपी चुनकर आने के बाद क्या असर होता है कि 48 महाराष्ट्र के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं, उसमें से मैं सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर तूती बोलती है सर। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके जलवे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं। कितना खौफ है, कितना डर है कि यह आदमी अगर इन लोगों की अगर सियासी ताकत खड़े कर देगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। ये गाड़ियों में पेट्रोल ऐसे ही नहीं भराया जा रहा है, ये खौफ है, अंदर से डर सता रहा है। या
मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आज ये वक्त आया है कि जहां पर आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करने हैं। जैसा यहां पे मुफ्ती साहब ने बताया कि जब हिजाब का मामला हो, एनआरसी का हो, कहीं दंगा हो जाए, कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए, तो हर एक की उम्मीद यही रहती है कि असदुद्दीन अवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। जब तक नहीं बोलते हैं आप इंतजार करते हैं कि इसके ऊपर असदुद्दीन अवैसी क्या बोलेंगे, और जब इलेक्शन आता है तो आप ये उम्मीद करते हैं कि नहीं, मैं कहीं झाड़ू के साथ जाऊंगा, कहीं कांग्रेस के साथ चला जाऊंगा। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि आज यहां पर गोधरा के अंदर जो माहौल देखने को मिल रहा है, मैंने असद साहब के जलसे की भी तस्वीरें देखी, बारिश पठान की भी देखी, सैयद मोइन साहब की भी देखी। मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि लोगों की आंखों के अंदर देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये कितने जोश के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। मुझे मालूम है कि 2019 के अंदर एक कांग्रेस का बड़ा लीडर मुझसे बार बार मिलता था और ये कहता था, क्यों खड़े हो, क्यों खड़े हो, नहीं जीत पाओगे, आप जीत ही नहीं सकते हैं, कैसा जीतेंगे, यहां पे 30 सालों से शिवसेना जीत कर आ रही है, क्यों आप वक्त जाया कर रहे हैं, क्यों आप पैसा बेकार कर रहे हैं। तो मैं उनको जवाब नहीं देता था, मैं उनको सिर्फ इतना कहता था कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जब खत्म हो गया, नतीजा आ गया, तो यही कांग्रेस का लीडर एक दिन मुझे एक शादी में मिल गया। पहले तो मुझसे हाथ छुड़ाता रहा, मैं उसके करीब गया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील हूं। तो फिर कुछ शर्मिंदगी के साथ मुझे बोले, भाई तुमने ऐसा क्या जादू कर दिए थे, ये एमआईएम का जादू ऐसा क्या चल गया था। मैं घर में गया, मेरी बीवी को बोला पंडित को वोट डालना है, तो बोलती तुमको जिसको डालना है डालो, मैं पतंग को ही डालने वाली हूं। मेरे बच्चे घर में बगावत कर दिए, बोले नहीं हम पतंग को ही डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही माहौल यहां पर गोधरा के अंदर है। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अलग अलग सियासी पार्टियों के, और खास तौर से उन मुसलमान लीडरों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा जमीर मर चुका है? आज तुम्हारी कौम के ऊपर जो जुल्म ज्यादती की जा रही है, आने वाला वक्त कैसा होने वाला है तुम इसका शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं लोकसभा के अंदर बैठता हूं, मुझे मालूम है कि कैसे कैसे नए नए कानून ये सरकार बना रही है, महज अपने जाती मफाद की खातिर। तुमने ये जो रास्ता इख्तियार किए हैं, तुम अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहे, तुम अपने घर वालों के साथ, अपने नौजवान बच्चों के साथ, आने वाला तुम्हारा जो नस्ल है, तुम्हारी नस्ल के साथ तुम गद्दारी कर रहे हैं। महज उन कुर्सियों के लिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर मजलिस गोधरा के अंदर अगर हमारा हरा झंडा हम नहीं लहराएंगे तो फिर कहां लहराएंगे? तो इसका जवाब, अगर हम दिल्ली के ओखला के अंदर, जाकिर नगर के अंदर, मुस्तफाबाद के अंदर अगर हम हमारा झंडा नहीं लहराएंगे तो फिर कहां लहराएंगे? और 13 की बात कर रहे, अरे इतनी सारी सीटें हमने किसके लिए छोड़ी है? हमने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इतनी सारी सीटें गुजरात के अंदर है, ये मजलिस ने खैरात दे दी है तुमको। जहां मजलिस के उम्मीदवार है वहां कोई सौदेबाजी नहीं होगी,
अगर कोई उम्मीदवार आया और कहा कि झाड़ू को वोट दो, पंजे को वोट दो, उसको कहना जहां मजलिस है वहां से पतंग उड़ेगी, बाकी जहां जिसे जाना चाहे वो जा सकता है। अगर हम आज भी अगर मुत्तहिद नहीं हुए तो मुझे डर इस बात का है कि आने वाला कल कैसा रहने वाला है। अगर तुम्हारी आवाज ऐलानों तक नहीं पहुंचेगी तो शायद इस मुल्क के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर किसी को निशाना बनाए हुए हैं तो वो आप है, वो मैं हूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम डट के खड़े हुए हैं तो हमें भी मालूम है कि हमें हक बयानी करनी होगी। कहीं ना कहीं ये कौम ये उम्मीद करती है कि मेरे बुरे वक्त के अंदर कोई खड़ा रहने वाला नहीं है। अगर कोई खड़े रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी खड़े रहेगा। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं और खास तौर से वो मुसलमान जिनके कुछ कारोबार हैं, जिन्हें सरकार से कुछ ठेका चाहिए, फोन करते हैं, छुपके से कहीं आकर मिलते हैं और कहते हैं कि इम्तियाज भाई हम पूरा साथ देंगे, लेकिन सामने नहीं आएंगे। इस बात से डरते हैं, इस बात का खौफ है कि हम सामने नहीं आएंगे। अरे अगर डरना है तो सिर्फ अपने रब से डरो।